गुड मॉर्निंग गाइस। आज जो हमारे नया चैप्टर हमारा स्टडी करने जा रहे हैं वो हमारा चैप्टर है 12th क्लास का सरफेस केमिस्ट्री। 12th क्लास की सरफेस केमिस्ट्री का टॉपिक आज से हम शुरू करेंगे और इस सरफेस केमिस्ट्री को पढ़ना जितने भी भाग में जितने भी पार्ट्स में हम इसे स्टडी करेंगे वो सभी पार्ट्स के अंदर आपको कॉन्सेप्चुअल बेस्ड स्टडी की जाएगी। मतलब आपके सारे कॉन्सेप्ट इसके साथ क्लियर होंगे और इसके साथ साथ ही आप अपने बेस लाइन के साथ अपने कॉन्सेप्ट को साथ लेकर अपनी सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे बहुत ही शॉर्ट वे में और बहुत ही इम्पोर्टेंट वे में। मैं आपको सभी कॉन्सेप्ट्स करवाऊंगी। आई होप you guys enjoy this session। सरफेस केमिस्ट्री मेनली जो सरफेस केमिस्ट्री है ये सारा फिनोमिना आउटर सरफेस पे होता है। आउटर सरफेस का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि मैंने कोई एक लीफ को लिया है और इस लीफ के ऊपर कुछ वाटर की ड्रॉप्स हैं, तो इस लीफ के ऊपर प्रेजेंट वाटर की जो ड्रॉप्स हैं वो आपको सरफेस फिनोमिना के बारे में बताती हैं। अब कैसे वो सरफेस फिनोमिना के बारे में बताती हैं, तो अगर मैंने लीफ के बारे में बात की है तो वो लीफ जो है वो हमारा क्या है, एक एब्जॉर्बेंट है। एब्जॉर्बेंट मतलब कि आप उस लीफ को देख रहे हैं और उस लीफ के ऊपर कुछ वाटर की जो ड्रॉप्स हैं उन वाटर ड्रॉप्स को हम एब्जॉर्बेट कहते हैं। एब्जॉर्बेट। इसके साथ ही हम और भी बहुत से एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे कि एक चौक। इस चौक को मैंने अगर ब्लू इंक के अंदर डिज़ोल्व करा तो जैसे ही मैंने चौक को डिप करने के बाद वापस बाहर निकाला तो देखा कि जो चौक है उसकी आउटर सरफेस ने कुछ पार्ट कवर कर लिया है, उसकी इंक ने कुछ पार्ट एक्यूमुलेट कर लिया है चौक के ऊपर, जिसकी वजह से अब उसका कलर हमें बाहर से कैसा दिखाई दे रहा है, ब्लू कलर का, क्योंकि जो इंक है वो ब्लू कलर की है। तो वो पार्ट जो हमें ब्लू दिखाई दे रहा है चौक के अंदर वो चौक एब्जॉर्बेंट है और जो वो इंक है वो एब्जॉर्बेट है। आई होप कि ये दोनों ब्रीफ आप लोगों को समझ में आए होंगे विद एग्जांपल। अब इसके साथ ही हम बहुत से और भी चीज़ें इसके अंदर देख सकते हैं। अब और बहुत से एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं इसके, जैसे जैसे हम स्टडी करते जाएंगे वैसे मैं आपको इसके साथ ही ड्यूरेशन में ये एग्जांपल्स बताती जाऊंगी। तो जो मेनली हमारी सरफेस केमिस्ट्री है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज एड्सॉर्प्शन, सेकंड वन इज कोलाइडल सॉल्यूशन एंड द थर्ड वन इज कैटालिस्ट। नेक्स्ट आवर पार्ट इज adsorption. Adsorption means the accumulation of molecular species at the surface. Accumulation of molecular species at the surface. आप किसी भी मॉलिक्यूलर स्पीशीज़ को लेते हैं और उसके सरफेस पे एक्यूमुलेशन का मतलब होता है इकट्ठे हो जाना। इकट्ठे जब मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं सरफेस के ऊपर तो उसे हम क्या कहते हैं, एड्सॉर्प्शन। अब दूसरा, इसे हम किसी भी एग्जाम्पल से कैसे समझ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारे घरों में होली फेस्टिवल बहुत खेला जाता है। आप सभी आई होप कि होली फेस्टिवल को बहुत पसंद करते होंगे। होली फेस्टिवल के ऊपर जब आप कलर्स को एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं तो वो कलर्स हमारी स्किन के अंदर नहीं जाते हैं, वो स्किन के ऊपर की सरफेस के साथ ही टच करते हैं और वो वहाँ पर लेयरिंग को बनाते हैं। जब हम एक सरफेस से दूसरे सरफेस के अंदर एक फेज़ को, एक इंटरफेस को, एक पार्ट को, एक सेपरेशन को देखते हैं तो उसे हम एड्सॉर्प्शन कहते हैं। एड्सॉर्प्शन, इन एड्सॉर्प्शन accumulation ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीशीज एट द सरफेस। अब इसके अंदर आपने देखा कि वो जो कलर्स के बहुत सारी जो हमारे कलर्स हैं वो स्किन के ऊपर लगाए जाते हैं, तो स्किन के ऊपर रहने वाली जो पार्ट है वो हमारी क्या कहलाती है, एड्सॉर्प्शन कहलाती है, या फिर हम कह सकते हैं उसी प्रोसेस को हम एड्सॉर्प्शन कहते हैं। So what we can understand by adsorption, the accumulation of molecular species at the surface is called adsorption. Now move to the further terms of this chapter. Adsorbent. Absorbent, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक एग्जाम्पल के साथ बताया था, गेट एक्यूमुलेटेड ओवर द सरफेस। जब आप बहुत सारे मॉलिक्यूल सब्सटेंस को
सरफेस के ऊपर लगा हुआ देखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेट एड्सॉर्बेट एड वाले पार्ट जितने भी होंगे, डी वाले पार्ट, वो सभी आउटर सरफेस पे देखे जाएंगे। और आप इस सरफेस केमिस्ट्री के अंदर भी अगर पढ़ेंगे, आगे इन बहुत से एग्जांपल्स से देखेंगे, तो सरफेस केमिस्ट्री भी इज़ अ सरफेस फिनोमिना। इसके अंदर की जाने वाली सारी ही स्टडी हमारी एक्सोथर्मिक होगी, मतलब इसके अंदर हीट रिलीज होती है, हीट एग्जिट होती है, बाहर की तरफ निकलती है, तो इसके अंदर डेल्टा एच की जो वैल्यू रहेगी वो नेगेटिव में रहेगी। एनर्जी को बाहर निकाला जाएगा इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एड्सॉर्बेंट क्या होता है आपका? तो एड्सॉर्बेंट को आप ये समझ सकते हैं, एक लीफ का एग्जांपल जो सबसे पहले मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि जब आप वाटर को लीफ के अंदर लीफ के ऊपर वाटर को देखते हैं तो जो वाटर पार्ट है वो एब्जॉर्बेट कहलाता है। जो वाटर पार्ट है वो एब्जॉर्बेट कहलाता है। और जो हमारी लीफ है, जो कि बेस पार्ट है, जिसके ऊपर वाटर को प्लेस मिला है, हम कह सकते हैं, तो वो एब्जॉर्बेंट हो जाएगी, एब्जॉर्बेंट हो जाएगी। तो दोनों ही बातें आई होप कि आपको समझ में आ गई होंगी। एब्जॉर्बेट क्या हो गया? एब्जॉर्बेट का मतलब वो वाटर पार्टिकल्स, और एड्सॉर्बेंट का मतलब वो लीफ हो गई। इसके साथ ही अगर कोई दूसरा एग्जांपल भी हम देखेंगे आगे, तो उसके साथ भी आप इसे बेटर समझ सकेंगे। इन सरफेस केमिस्ट्री डेल्टा एच में नेगेटिव मीन एनर्जी एग्जिट्स, एनर्जी में रिलीज, एनर्जी में गेट आउट फ्रॉम द सरफेस और द सिस्टम। दिस में बी एक्सोथर्मिक। एक और एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं कि शायद आपको वो लीफ के एग्जाम्पल से ये बेटर कॉन्सेप्ट ना बने हो। तो लीफ के एग्जाम्पल के अलावा हमने चॉक के एग्जाम्पल के बारे में बात की थी। विद द हेल्प ऑफ चॉक एग्जाम्पल, अगर मेरे पास ये एक चॉक है, इफ़ आई हैव अ चॉक एंड दिस सरफेस इज डिप इनटू द इंक, देन दिस इंक में called adsorbate, and this chalk obviously it is a base and it may called adsorbent. Adsorbent substance in which adsorption take place, and adsorbate, this is the ink. The ink may be it only the outer surface, not in its inner part. It called adsorbent get accumulated over the surface. अगर आप उस चौक को तोड़कर देखेंगे तो उसके अंदर वाला पार्ट जो होगा वो बिल्कुल ब्लैंक रहेगा, उसमें कुछ भी इंक नहीं रहेगी। वो हमारा बेस पार्ट जैसा चौक था वो वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो चौक जो होगा आपका वो एड्सॉर्बेंट कहलाएगा और जो इंक है वो आपकी एड्सॉर्बेट कहलाएगी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट एंड दिस टर्म। इन different phenomena of this chapter, we have a term desorption, adsorption and sorption. Absorption, sorption, desorption, तीनों ही जो टर्म्स हैं वो आपको एक ही एग्जाम्पल के साथ, या फिर मैं कह सकती हूँ कि एक बेस स्ट्रक्चर के साथ समझाया जाए तो आप इसे कैसे समझ सकते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास एक कोई भी सरफेस है और इस सरफेस के अंदर यहाँ पर मैंने जब गैस पास की, तो इस गैस को पास करने के बाद इस मॉलिक्यूलर सरफेस एरिया के अंदर, आउटर सरफेस के अंदर, जब ये गैस अंदर की ओर चली जाती है और इक्विलिब्रियम में अपने आप को स्टेबल करती है, तो ये पार्ट हमारा क्या कहलाएगा? एड्सॉर्प्शन। दिस पार्ट मे बी कॉल्ड एड्सॉर्प्शन। एंड इन दिस अनदर वे, if we have a system and we pass the gas, then in its its outer surface it might absorbed with this interpass area, it may get absorbed and accumulate this। पहले उस सिस्टम ने अपने पास गैस को इकट्ठा किया, इस गैस ने अपनी पेनिट्रेटिंग पावर से इस सिस्टम की इंटरफेस को पेनिट्रेट किया और उसके अंदर फॉर्म, जैसे कि
अपने अंदर पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। देखने के अंदर तो हमें आउटर सरफेस पे यही लगता है कि उसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे ही हम उसको थोड़ा प्रेस करते हैं तो उसमें से वाटर निकल कर बाहर आता है। तो वो वाटर को उस फॉर्म ने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। ये बी है, एब्जॉर्ब करना। और इससे पहले जो अभी आपने देखा था जो सिर्फ पेनिट्रेट करके इसके आउटर सरफेस पे ही था, वो एब्जॉर्ब था, डी था जिसमें, जो कि आउटर सरफेस पे हो रहा था। जबकि जो एब्जॉर्ब है वो उसके इनर पार्ट पे काम कर रहा है। तो इसके अंदर जो गैस है वो पेनिट्रेट करके एब्जॉर्ब कर ली जाती है, अंदर चली जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन। विद द सेम थिंग, एक सिस्टम और उस सिस्टम के अंदर सरफेस में उसके इंटरफेस में भी वो पार्ट को अपने अंदर इकट्ठा कर लेता है, एक्यूमुलेट कर लेता है, और उसके इनर पार्ट के अंदर भी जब वो खुद को एब्जॉर्ब कर लेता है गैस को, तो इस सिस्टम के अंदर और इस सरफेस को पार करने के बाद में आउटर सरफेस पे होने वाला पार्ट इट्स कॉल्ड एब्जॉर्ब एंड इनर सरफेस पे होने वाला पार्ट इज एब्जॉर्ब. Both the adsorption and absorption take place simultaneously. The process is called absorption. By the desorption process of removing an adsorbate from the surface. Desorption प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन एड्जॉर्बेट फ्रॉम द सरफेस. सरफेस से अगर आप एड्जॉर्बेट को हटा देते हैं तो वो डिसॉर्प्शन कहलाएगा. बाय द टर्म एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू बल्क, जो कि अपने डिस्ट्रीब्यूट कर देता है बल्क से यूनिफॉर्मली उसे, तो उसे क्या कहा जाता है, एब्जॉर्प्शन. उसके सभी पार्ट्स के अंदर उसको इक्वली एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, यूनिफॉर्मली उसके अंदर बल्क के अंदर ले लिया जाता है. ठीक है. अब बल्क क्या है, तो मान लीजिए कि आपने कोई एक वाटर ग्लास में लिया है. ग्लास के अंदर जब आपने उस वाटर को लिया तो जो आउटर लेयरिंग बन रही है विद in the part of the empty glass and filled glass, the layer is called the interface, and the volume water take place is called bulk, and the outer part is with empty glass is called system or outer surface. So with this help of example, adsorption plus absorption is called sorption. Adsorption and absorption take place simultaneously in the system is called sorption. Okay, next we move to the further part of this chapter, factors affecting adsorption of gases on solids. Solids के ऊपर कौन कौन से फैक्टर हैं जो adsorption में काम करेंगे. तो फर्स्ट पार्ट इज nature and surface area of the adsorbent. Nature and surface area of the adsorbent. adsorbent जो कि आपको मैंने पहले भी बताया था, जो कि क्या होता है उसका, adsorbent इंक पार्ट जो था वो क्या कहला रहा था, adsorbent कहला था, और जो चौक पार्ट था वो adsorbate कहला रहा था. आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि जितना ज़्यादा सरफेस का एरिया होगा उतनी ही ज़्यादा वॉल्यूम में गैस एब्जॉर्ब की जाएगी. नेचर ऑफ एब्जॉर्प्शन के अंदर आप देखेंगे कि जितने ज़्यादा एरिया के अंदर सरफेस को वो कवर कर रहा है, द मोर वॉल्यूम ऑफ गैस में एब्जॉर्ब. जितनी ज़्यादा सरफेस होगी, एरिया होगा, उतना ही ज़्यादा वॉल्यूम गैस क्या कर लेगी, ज़्यादा ऑक्यूपाई कर पाएगी, एरिया ज़्यादा कवर कर पाएगी, जैसा कि आपको पता भी है. अब एक एग्जांपल के साथ देखते हैं. तो इन द एग्जांपल ऑफ सिलिका एंड चारकोल, गुड एब्जॉर्बिंग एजेंट. सिलिका एंड चारकोल आर गुड एब्जॉर्बिंग एजेंट. ये आप लोगों ने कैसे देखा होगा अपनी जनरल लाइफ में भी, इसे आप रिलेट कर सकते हैं. जैसे कि अगर आप कोई भी एक नया वाटर कूलर लेते हैं या फिर कोई भी ऐसा
वाटरी पार्ट या फिर हम कह सकते हैं कि जिसके अंदर ह्यूमिडिटी है, उसमें कुछ पार्ट ऑफ सिलिका जेल की एक छोटी सी पैकेट डाल दी जाती है कि वो जो सिलिका जेल होती है या फिर जो चारकोल की होते हैं पार्ट, वो क्या कर लेते हैं, उनके आउटर सरफेस के अंदर प्रेजेंट जितने भी वाटर के पार्टिकल्स होते हैं, जो नमी होती है, जो ह्यूमिडिटी होती है, वो खुद के अंदर एड्जॉर्ब कर लेते हैं। और खुद के अंदर एड्जॉर्ब कर लेने की वजह से वो सिलिका और चारकोल एक गुड एड्जॉर्बिंग एजेंट कहलाते हैं। देखा भी होगा आपने अपने घरों में जनरली एग्जांपल्स के अंदर कि अगर आपकी मम्मा ने या आपके सिस्टर ने या फिर आपके फ्रेंड ने, किसी ने भी एक नया कोई बैग लिया है, तो उसके अंदर आसपास की ह्यूमिडिटी को, नमी को बचाए रखने के लिए, उससे कनेक्ट ना हो पाए, वो ख़राब नहीं हो जाए, उससे बचाने के लिए सिलिका की या चारकोल की कुछ पैकेट्स डाल दी जाती हैं। या फिर अपने घरों में आप कुछ भी ऐसा अप्लायंस लेते हैं या फिर ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट लेते हैं जिससे कि आप वाटर को ठंडा रखना चाहते हैं, तो भी उसमें सिलिका जेल या चारकोल को रखा जाता है, जिससे कि वो, क्यों ऐसा किया जाता है, क्योंकि इट इज़ अ गुड एब्जॉर्बिंग एजेंट। मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट पॉइंट, नेचर ऑफ द गैस बीइंग एब्जॉर्ब। नेचर ऑफ द गैस बीइंग एब्जॉर्ब के अंदर आप ये देखिए कि जितना लिक्विडिबिलिटी उनमें होगी, जितना लिक्विबल होगा, उतनी ही ज़्यादा ही वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर पाएगा। अब वो कौन कर पाएंगे, आप लोगों को भी पता है कि जो भी पॉलर गैसेस होती हैं, सारी ही पॉलर गैसेस वो अपने साथ एड्जॉर्बेंट को ज़्यादा ईजीली कर पाती हैं और ज़्यादा सोल्यूबल अपने अंदर कर पाती हैं। तो जितनी ज़्यादा पॉलर लिक्विडिटी रहेगी, उतनी ही ज़्यादा ही उनके अंदर एड्जॉर्बेंट भी रहेगा। नेक्स्ट आवर पॉइंट इज टेम्परेचर। इन टेम्परेचर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर रखा जाएगा, एड्जॉर्बेंट उतना ही कम होगा। अब ये बिल्कुल रेसिप्रोकेट हैं एक दूसरे के कि द मोर द टेम्परेचर, द हायर द टेम्परेचर, द एड्जॉर्प्शन मे गेट डिक्रीज। ठीक है, एड्जॉर्प्शन डिक्रीज होगा। क्यों होगा? क्योंकि एड्जॉर्प्शन इट इटसेल्फ इज अ एक्सोथर्मिक टाइप ऑफ रिएक्शन। एंड व्हाट अबाउट प्रेशर? जितना ज़्यादा प्रेशर होगा, उसका एड्जॉर्प्शन भी उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा एड्जॉर्प्शन होगा, उतना ही सिमिलटेसली उसके साथ में प्रेशर को भी उतना ही ज़्यादा किया जाएगा। जैसा कि आपने हमारे अनदर केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के अंदर भी इस चीज़ को समझा होगा। अब और क्या क्या है हमारे इस चैप्टर के अंदर सरफेस केमिस्ट्री में? सरफेस केमिस्ट्री आपकी जनरल लाइफ का ही एक टॉपिक है, और इस सरफेस केमिस्ट्री के अंदर आप अपने आसपास की चीज़ों के ही एग्जांपल्स से इस चीज़ को बेटर समझ सकते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा कि इसमें इंटरचेंज भी होता है, एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस में इंटरचेंज होते हैं। जैसे कि सॉलिड सॉलिड जो है, अब लिखा कैसे जाता है इन्हें, तो इनके बीच में हाइफन या स्लैश लगा के इन्हें लिखा जाता है ना। तो सॉलिड के अंदर इंटरचेंज हो सकता है, सॉलिड लिक्विड में इंटरचेंज हो सकता है, सॉलिड गैस में इंटरचेंज हो सकता है, लिक्विड में इंटरचेंज हो सकता है, जो कि आप इसे बाद में भी बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ भी मैं इसको समझाऊंगी। गैस लिक्विड में भी इंटरचेंज हो सकता है, मगर गैस और गैस इन दोनों के अंदर इंटरचेंज नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों ही जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा मिक्सेबल होती हैं, और मिक्सेबल होने की वजह से इन दोनों का इंटरचेंज नहीं होगा। आई होप यू गाइज लाइक दिस सेशन, सो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर योर व्यूज़ विद मी, ताकि मैं आपकी इस कॉन्सेप्चुअल पार्ट के अंदर और भी ज़्यादा हेल्प कर सकूँ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।